देश के नए वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपना ओहदा संभालने के बाद दूसरे ही दिन सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों की हौसला अफजाई करने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। वे सबसे पहले लद्दाख में थोसे एयरफील्ड पहुंचे और यहां से वे एक ऑपरेशनल बेस पर गए। फिर सियाचिन पहुंचकर आर्मी के जवानों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जवानों और आर्मी कमांडरों का हौसला भी बढ़ाया। वज़ीर दिफा यहां के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद जवानों से मुलाकात करते नजर आए और साथ ही सीनियर ओहदेदारों से सियाचिन के हालात पर जानकारी ली। माना जा रहा है कि 14 कोर और 15 कोर में वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटने के लिए तैयारियों की तफसीली जानकारियाँ दी गई है। तो राजनाथ सिंह आज पहुंचे हुए थे सियाचिन, जहां पर वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया और उसके बाद वे श्रीनगर पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहां पर एक ऑपरेशनल बेस पर गए और फिर सियाचिन पहुंचकर आर्मी के जवानों से वो रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने जवानों और आर्मी कमांडरों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दिफा यहां के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद जवानों से मुलाकात करने पहुंचे थे और साथ ही सीनियर ओहदेदारों से सियाचिन के हालात और चैलेंजेस के बारे में जानकारी ली है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 14 कोर और 15 कोर में वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटने के लिए की गई तैयारियों की तफसीली जानकारी दी गई है। तो सिक्योरिटी काफ़ी अहम मसला है हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर पर उस जगह पर जहां पर दुश्मन देश की निगाहें लगी रहती है, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज इस टेम्परेचर में भी डटकर खड़ी रहती है, हर वक्त मुस्तैद रहती है। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आपकी जज्बे को, आपकी शौर्य को, आपकी पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से समझ करता हूँ। और मैं जानता हूँ सेना में काम करने वाले जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान का भाव होता है, सेंस ऑफ प्राइड होती है। और इस सेंस ऑफ प्राइड मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे स्ट्रांग स्वाभिमान की भावना। और यह स्वाभिमान की भावना व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मजीद बातचीत के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सैयद तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह आज पहुंचे हुए थे सियाचिन, क्या कुछ रहा उनके दौरे के मद्देनजर? देखें शाहबाज, जब हम मरकज़ी वज़ीर दिफा की बात करते हैं तो इससे पहले जब वो वज़ीर दाखिला हुआ करते थे तो जम्मू कश्मीर के साथ उनका जो आना जाना, प्रेस ब्रीफिंग, ज़राए इब्लाग से मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और तमाम लोगों के साथ, एजेंसीज के साथ राब्ते में थे और उसी सफ़र को जारी कर रखते हुए मरकज़ी वज़ीर दिफा आज सीधा सियाचिन पहुँचे। उसके बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से 2-4 सिक्योरिटी फोर्स यानी सेना को वहाँ पर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और सरहद के उस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जिनको लेकर सेना का जो रोल होता है उनके तई आज वज़ीर दिफा ने काफ़ी वक्त गुजारा और सबसे पहले सेना की तारीफ़ की, फ़ौज की तारीफ़ की और तारीफ़ करते हुए कहा कि जिस माहौल में जिन हालात में आप यहाँ पर माइनस टेम्परेचर में ग्लेशियर के साथ में आप अपने फ़राइज़ तंदीही के साथ अंजाम देते हैं, काबिल तहसीन है। साथ ही उन्होंने कहा उन माओं को, उन वालिदैन को भी आज याद किया जिनके बच्चे फ़ौज में भर्ती होकर सियाचिन के ग्लेशियर के ऊपर अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। साथ ही एक यादगारी पे वहाँ पर एक उन जवानों को जिनकी तादाद 1000 से ज़ायद बताई जाती है, जो मुख्तलिफ मरहलों में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की, उनको भी याद किया गया। और सियाचिन में न सिर्फ आपकी बार उनके साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे, बल्कि 15वीं कोर 16वीं कोर के जो आला कमांडर हैं वो भी साथ साथ में मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दिफा का यह पहला दौरा बहैसियत डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने मुंतखब भी किया, वो भी जम्मू कश्मीर को, वो भी कश्मीर को, और जहाँ से बहैसियत वज़ीर दाखिला अपना सफ़र छोड़े थे वहाँ से जारी रखते हुए उसके बाद श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर में शाहबाज 15वें कोर का जो यहाँ पर बादामी बाग कैंप है, यहाँ पर बीबी कैंट
वहां पर न सिर्फ आला अफसरान की मीटिंग ली बल्कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट और उसके बाद सेना को दरपेश चैलेंज जो है खासकर अर्बन और रूरल, ये दो तरह की पोस्टिंग्स होती है आर्मी को, जिनमें जो रूरल एरिया होता है वो जो बिल्कुल बॉर्डर कहलाता है और पीस का एरिया जो होता है वो अर्बन एरिया कहलाता है। और इसकी जानकारी हासिल की कि कुल मिलाकर कितने यूनिट हमारे पास इस वक्त हैं और कौन सी समस्या फौज को है, और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान फौज को क्या कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा और क्या हिकमत अमली के साथ। तजम्मुल, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जो इस वक्त के हालात है उन हालातों के मद्देनजर जो दीगर चैलेंजेस है उसके बारे में क्या कुछ बातचीत हो पाई है, क्योंकि हम देखते हैं कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमेशा ही किसी न किसी तरीके से अटैकिंग मोड में रहता है। हालांकि हमारे जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हैं इस माइनस टेम्परेचर के अंदर भी, लेकिन बावजूद इसके कि कौन कौन से चैलेंजेस निकलकर सामने आए हैं, और ताकि कम से कम खुद वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे तो उनको बता सके, ताकि उनकी बात जितने भी जवान हैं वो वहां तक पहुंच सके, उनकी जितनी परेशानी अगर हो तो वो बता सके अपनी। बिल्कुल, देखिए जो ये मुलाकातें हुई है उसमें साफ तौर पर मरकजी वज़ीर दिफा ने साफ कर दिया कि जो सरहद के उस तरफ से जो चैलेंजेस सेना को है उसमें किस तरह से वर्कआउट करके अपनी स्ट्रेटेजी को और मजबूत किया जाएगा। और बालाकोट ऑपरेशन को भी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, जो एयरफोर्स की सेना ने अपने साथ बाकी जो विंग्स है उनको साथ लेकर ऑपरेशन किया था। दरअसल इस एरिया में जो माइनस टेम्परेचर रहता है उसके बावजूद भी 12,000 से ज़ायद फुट की ऊंचाई पर जो सियाचिन ग्लेशियर वहां पे मौजूद है, उसमें सिक्योरिटी फोर्स यानी सेना के जो जवान है वो किस तरह से आपस में तालमेल बढ़ाए और कोऑर्डिनेशन पे बहुत ज्यादा यकीन दिलाया गया है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स हो या बाकी विंग्स हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और सरहद के उस तरफ रात में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उस पर भी जायजा लिया गया और जीपीएस के साथ और टेक्निकल महारत के साथ अब की बार जो प्रेजेंटेशन पेश की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इन्फिल्ट्रेशन को कैसे कम किया जाए या रोका जाए या खत्म किया जाए। इसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर पहुंचने का मतलब ही राजनाथ सिंह का यही था। कश्मीर का वज़ीर दिफा बनने के बाद पहले ही टूर में जो कश्मीर घाटी का इंतखाब किया, उन्होंने साफ तौर पर मकसद यह था कि इन एरियाज में जो फौज को इस वक्त चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम किया जाए और जो सरहद की उस तरफ से जो पॉलिसी है उससे कैसे निपटा जाए। और कमोबेश तमाम सीनियर अफसरान ने मरकजी वज़ीर दिफा को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में क्योंकि अब बर्फ पिघलने के बाद अप्रैल मई के बाद ये जो सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद गुरेज, उसके बाद आर्मिया सेक्टर, ये वो एरियाज हैं जहां पर इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी बहुत ज्यादा या घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस मॉडल बूस्ट करने के लिए और बिपिन रावत खुद मौजूद हों, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसका मतलब है कि आर्मी का एक तो हौसला अफजाई बढ़ाना है और उनके फैमिलीज को इज्जत अफजाई देना है कि आप कठिन माहौल में, मुश्किल हालात में भी मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें देते हैं और मुल्क में जो सियासी अनासर हैं उनके खिलाफ भी आप बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करते हैं। जी, और लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया है कि टेम्परेचर को लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइनस में वो टेम्परेचर रहता है, उसके बावजूद भी हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैद रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आने वाले वक्त की, तो जिस तरीके से जो चैलेंजेस है उन सबको दरकिनार करते हुए हमारे जवान जिस तरीके से मुस्तैद है, क्या अब आने वाले वक्त के अंदर वहाँ पर और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इजाफा भी किया जा सकता है? क्योंकि जब से पुलवामा अटैक हुआ है और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हमेशा रहता है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कश्मीर में किस तरीके से मिलिटेंट्स को मार गिराया जा रहा है। मिलिटेंट्स जो है कहीं ना कहीं आते हैं और अपनी इस नापाक साजिश को अंजाम देने की वो कोशिश करते हैं। क्या सरहद पर भी कुछ इसी तरह का जो है तनाज़ा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले माइनस टेम्परेचर की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं तो इस एरिया में चूंकि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का है और हमने कई बार देखा कि चाहे वो गुरेज की ऊपरी पहाड़ियाँ हों या सियाचिन के एरियाज में हमने देखा कई बार बर्फानी तोदे गिराने से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानें जो हैं तलफ हुई, जिनमें से ज़्यादातर जो कैजुअल्टी है वो फौज का जवान हुआ। यानी इस चीज़ को काफ़ी हसास तरीके से देखा गया। सियाचिन ग्लेशियर में आपको एक ही सरहद से यहाँ पर तनाव नहीं है बल्कि बाकी ममालिक से भी चैलेंज है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दरपर्दा दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क की मदद करता होगा जिससे इन्फिल्ट्रेशन में उनकी मदद आसान होती हो। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह का एक अपना वसी तजुर्बा है सियासत का, उसके बाद मरकजी वज़ीर दाखिलत का और मुल्क का यूनियन होम मिनिस्टर होना और उसके बाद
डिफेंस मिनिस्टर बनना, उस तजुर्बे को कन्वर्ट किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो राजनाथ सिंह आज हिदायत दे के चले गए वापस, उसके बाद 2:30 बजे वापस श्रीनगर से वापस नई दिल्ली रवाना हुए। हिदायत साफ तौर पर यह थे कि कोऑर्डिनेशन आपस में रखें, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी की विंग हो। उसके बाद रात के जो गश्त हैं, यानी पेट्रोलिंग पार्टी जो है, खासकर इस एरियाज में माइनस टेम्परेचर में किस किस्म से और किस तरह से वो आगे बढ़ेगा ताकि अपनी जान भी सलामत रहे और दुश्मन का भी अच्छे से मुकाबला किया जाए। यानी कुल मिलाकर एक हौसला अफजाई के साथ साथ न सिर्फ इज्जत अफजाई उन फैमिलीज की है जिनके जवान, जिनके सपूत इस ग्लेशियर में इस वक्त तैनात हैं। उनको साफ तौर पर बताया कि पूरा मुल्क, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का मैसेज यही लेके गए थे कि उनके साथ में पूरा मुल्क खड़ा है और कोई भी चैलेंज होगा उससे अच्छे से निपटाया जा सकेगा। और उनके फैमिलीज का भी शुक्रिया अदा किया, जिसका मतलब ये हुआ कि फौजी जवान जो है इसका कोऑर्डिनेशन न सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर से होता है बल्कि अपने घर से होता है। उसके बाद अपने घर बार से काफी दूर इन एरियाज में ड्यूटी देना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होता है। और मुझे लगता है राजनाथ सिंह का दौरा क्लियर और क्रिस्टल मैसेज था कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को किस तरह से रोका जाए, ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान अभी तक कितनी कामयाबियां मिली हैं और किस तरह से इसको इंप्रेसिव और कंप्रेसिव बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, जिसका गालिबन मुझे लगता है इशारा साफ था कि इंप्रेसिव एक्शन के लिए कैजुअलिटी कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो है दुश्मन का नुकसान किया जा सके। और बाकी मामलात पर भी फौज को क्या मामलात है कश्मीर में, कौन से चैलेंज है, उस पर भी मरकजी वजीर दाखिला को पूरा ये स्टोरी जो है बता दी गई और हिदायत जारी किए गए कि आइंदा कुछ दिनों में जो है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा है उसके हवाले से भी आर्मी का भी अपना रोल होता है। हालांकि उसमें सीआरपीएफ पुलिस ज्यादा काम करती है, लेकिन आर्मी का भी अपना रोल है कि किस तरह से इन कॉन्टिजेंट्स को साफ तरीके से जो है अमरनाथ गुफा तक पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा एक और अहम सवाल मेरे जहन में यह रहा है कि जिस तरीके से लगातार दौरे ज़रूर होते हैं, लेकिन सियाचिन को चुनना और सियाचिन को चुनने के बाद जैसे ही वज़ीर दिफा बने हैं तो सबसे पहली बार अगर सियाचिन पहुंचा जा रहा है तो एक मैसेज क्लियर कट साफ हो गया है कि दहशतगर्दी जहां पर भी होगी उसको खात्मा उसका किया जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले जो पहुंचने का जो मकाम उनका रहा है वो श्रीनगर रहा है, सियाचिन रहा है। क्या लगता है कि श्रीनगर के अंदर या फिर वादी के अंदर जिस तरीके के तमाम अनासिर पैदा हो जाते हैं, तमाम चीज़ें जो है आती है और जितने भी दहशतगर्द हैं वो अपने अपने प्लान में कामयाब होने की कोशिश करते हैं, क्या उनको भी क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब आप थम जाइएगा, अब आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो क्योंकि आज भी हमने देखा है कि 2 मिलिटेंट ढेर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी में जो जितने भी सीनियर या कदावर लीडर हैं उनमें अगर आप राजनाथ सिंह को कश्मीर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट माने तो कहना बेजाना होगा, गलत ना होगा। क्योंकि मुझे याद है कि जब मरकज में यूपीए की सरकार हुआ करती थी उस वक्त भी राजनाथ सिंह जो है सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद समेत कई एक पार्टियों की मीटिंगें यहाँ पर की और आल पार्टी डेलीगेशन का हमेशा हिस्सा बने रहे जब जब कश्मीर में हालात जो है काबू से बाहर हुए। उसके बाद 2014 में जिस तरह से हालात बने उसके बाद लगातार 2014 से लेकर 19 तक मरकजी वजीर दाखिला की हैसियत से लगातार न सिर्फ यहाँ की सीएम के साथ राब्ते में रहे बल्कि यहाँ पर बच्चों के जो मामला थे, जब बाकी यूनिवर्सिटी में जो कुछ इश्यूज खड़े होते थे उस पर भी काबू पाने की भरपूर कोशिश की और कश्मीर के साथ बिल्कुल राब्ते में राजनाथ सिंह रहे। उसके बाद वजीर दिफा बनने के बाद मैंने पहले अर्ज किया कि वजीर दिफा बनने के बाद सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री बदल गई है लेकिन मरकजी रोल जो है राजनाथ सिंह का वो वही का वही है और उन्हें उसी अंदाज में जहां से उन्होंने अपना रोल मुकम्मल किया था वहां से दोबारा शुरू किया। सियाचिन की ग्लेशियर को चुनने का मतलब राजनाथ सिंह का यह था कि वो आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े दिन, चाहे वो दिवाली के हों, होली के हों, ईद। जी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अहम ये रोल होगा और काफ़ी ज़्यादा अहम इस दौरे को माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सैयद तजुमुल आपका। चलिए बढ़ते आगे। कुलगाम में दहशतगर्दों को बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है, जहां पर मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची आर्मी की टुकड़ी पर पत्थरबाजों ने हमला बोल दिया। पत्थरबाजों ने यहां पर पत्थरों के अलावा लाठी डंडों से भी हमला किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन चल रहा था, किसी दौरान ये हमला किया गया है। मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान लाठियों और डंडों से हमला किया गया। कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे थी सर्च ऑपरेशन के लिए। खुर्शीद आलम जी मीडिया नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसील से जानकारी आपके पास?
हाँ जी शाहबाज, अगर बात करेंगे जो वहाँ पे इसका नाम है तारीगाम कुलगाम जो इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को 9:30 बजे के करीब उन्होंने वहाँ पे पूरा कार्डन किया है पूरे गांव को। उनको इनपुट्स मिले कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अगर जो बात करें क्योंकि कल दौरान सभी वहाँ शुपियन इलाके में जो इनकाउंटर हुआ, जो वहाँ के मिलिटेंट जो उसमें मारे गए वो कुलगाम जिले से ही ताल्लुक रखते थे। तो इसी बीच आज इंटरनेट भी पूरा जिले कुलगाम में बंद था सुबह से ही, रात के 3 बजे से। तो जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तारीगाम पहुंचे तो वहां लोग वहां से घरों से निकल कर आए, तो उन्होंने स्टोन पेल्टिंग भी शुरू की। तो इसी बीच वहां पे काफी हंगामा बरपा हुआ, तो जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के मतलब ये भी खबर आ रही है कि वहां के लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्स ने फिर तोड़फोड़ किए, क्योंकि वहां पे काफी, अगर हम बात करें क्योंकि वहां सुबह 9 बजे से तकरीबन 1 बजे तक जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर से दोनों अतराफ से वहां पे स्टोन पेल्टिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई। तो जिसके बीच एक गाय जिसपे हम गाय वगैरह रखते हैं, तबेला भी उसमें एक शल लगने से जलकर खाक हुआ है। तो वो ये सुबह से जो ये वहाँ 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो वहाँ पे जो हंगामा रहा, तो कुल मिलाकर उसके बाद जो है लोग वहाँ पे बिल्कुल मौके पर पहुंचे हैं। तो लग रहा है कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए होंगे, तो तभी लोगों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को ताकुब करके उनको राही फरार होने में कामयाबी दी। जी शाबाश जी। लेकिन खुर्शीद, सवाल ये उठता है कि क्या अभी तक जो पत्थरबाज है या जिन्होंने लाठी डंडों से हमला किया है उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है? जी शाहबाज, अगर हम बात करेंगे कि ये एक ही जगह पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर जहां पर भी आजकल हम अगर देखेंगे खुसन, अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो जहां पर भी कभी भी कारण होता है सिक्योरिटी फोर्स पहुंचते हैं कि उनको मिलिटेंट की छुपी होने की खबर मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को कार्डन करते हैं। तो लोग घरों से निकल कर, एक ही नहीं बल्कि पूरे जो इसमें 10 या 20 अफराद नहीं बल्कि पूरे लोग जो है निकल को, गाँव के लोग जो होते हैं हजारों की तादाद में भी, कई बार हमने पिछले दिनों ही जो एनकाउंटर हुआ महमूदपुरा कुलगाम में, तो वो लगभग 6 घंटे तक वहां पे फायरिंग भी की, गोलियां भी चली है, काफी नुकसान, मतलब वहां पे एक मकान भी खाकिस्तर हुआ, मिलिटेंट की तरफ से भी गोलियां चले, सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से भी गोलियां चले। तो कुल मिलाकर लोग जब हजारों की तादाद में वहां जमा हुए, तो जिसमें करीबन आम जो सिविल लोग स्टन पेल्टर जो है 60 के करीब जो लोग जख्मी हुए, जो लोगों को गोलियां भी लगी, तो वहां मिलिटेंट को वहां भी राह फरार मिली है, क्योंकि वो भी वहां पे भागने में कामयाब निकल गए। जी शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खुर्शीद आलम जी मीडिया नुमाइंदे बता रहे थे कि किस तरीके से जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंची थी तो उनके ऊपर हमला किया गया है।